नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम में हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल, अर्थ और कुछ झलकियां फिल्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र से भी होंगी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। लोकसभा में चुनाव सुधार पर आज चर्चा रहेगी जारी। गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में लेंगे हिस्सा। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मिलनी चाहिए सुविधाएं। मानव अधिकार से महिलाएं हुई सशक्त। दस % उड़ान कटौती के बाद इंडिगो के पास आज शाम 5 बजे तक का वक्त। डीजीसीए के समक्ष जमा करना है अपना रिवाइज्ड शेड्यूल। भारत के लिए गर्व का पल, दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। लाल किले में यूनेस्को के 20वें सत्र में हुई घोषणा। जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक के मुकाबले के लिए भारत की पुरुष टीम आज उतरेगी अर्जेंटीना के सामने। भारत की नजर 9 साल बाद प्रतियोगिता में पदक जीतने पर। और लोकसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। इस दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी अलग अलग मंत्रालयों से पूछे, जिनका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। लोकसभा में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने के बाद चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि लोकसभा में कल चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई थी। चर्चा का समापन आज शाम गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार किए जा रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से यूपीए सरकार के समय चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए लोगों का जिक्र किया गया। कल चर्चा में हिस्सा लेते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लगातार हार से विपक्ष निराश है, इसलिए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे भी पहले कई बार हो चुका है। और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के रेलवे स्टेशनों के नवनिर्माण और आधुनिकीकरण की व्यापक पहल की गई है और इसी कड़ी में सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की। जिस तरह से इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल की है, स्टेशंस को नव निर्माण करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए एक अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है। और ये आज के समय में पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। 1300 से ज़्यादा स्टेशनों का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। 160 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में हाइजीन और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर सफाई को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर और स्वच्छ वातावरण मिल सके। उन्होंने बताया कि इन पहलों के चलते नए मानक स्थापित किए हैं। देश भर में हाइजीन पे माननीय अध्यक्ष जी, आप सभी सांसद महोदय भी जानते हैं, इन 11 वर्षों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अगर आज से 12-15 साल पहले किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो वहाँ की परिस्थिति और वहाँ का जो एक वातावरण था, उसको हम सब जानते हैं कि किस तरह का वातावरण था। आज स्टेशंस पे सफाई का एक इतना प्रयास चल रहा है, एक नया स्टैंडर्ड सेट हुआ है। और लोकसभा की कार्रवाई पे और बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता अनुज यादव जुड़ रहे हैं। अनुज, क्या ये मानते हैं आप कि एक लंबे समय के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का गतिरोध कम होता दिखाई दिया है? हालांकि इस सत्र में दोनों ही सदन में आज तीखी बहस जारी है। लोकसभा में जहां चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा हो रही है, राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा की जा रही है।
बात लोकसभा की अगर करें, लोकसभा में चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा हुई और कल दिन भर की चर्चा में क्या अनुज ऐसा लगता है कि ये एक मौका था जब चुनाव में सुधार को लेकर विपक्ष भी अपने कुछ सुझाव सरकार के सामने रख सकता था। आज गृह मंत्री शाम को इस पर आगे की बात रखेंगे सरकार की। कितना सार्थक कल का दिन रहा अगर इस पक्ष से देखें चुनाव सुधारों पर चर्चा में? देखिए ऋतु, यही सबसे बड़ी बात है और हम और आप तो जब भी जितनी बार भी हमने बातचीत की है, हमने यही इस बात को बोला है कि कोई भी अगर विपक्ष की बातें हैं, कोई भी उनकी समस्याएं हैं एसआईआर को लेकर, चुनाव सुधारों को लेकर, तो उसके लिए तो सदन है, सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पहले हफ्ते में हंगामा देखने को मिला था, उसके बाद सत्ता पक्ष ने भी, लोकसभा अध्यक्ष ने भी बार बार इस बात को बोला कि हंगामा करने से आप अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा सकते। खैर, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों सहमत हुए चर्चा कराने को लेकर। और आप देखिए, पिछले हम कल से बात करें और आज भी, क्योंकि चर्चा जारी है चुनाव सुधारों पर, कल विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी भी बोले हैं, अखिलेश यादव भी बोले हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई नेता और सांसद बोले हैं। तो कुल मिलाकर जो भी बातें हैं वो सदन चर्चा करने के लिए है। और आज सबसे बड़ा मौका अगर हम कहें कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो सदन के बाहर हंगामा विपक्ष कर रहा था, उसका सबसे बड़ा मौका इस चर्चा के माध्यम से विपक्ष को भी मिला है और विपक्ष ने अपनी बातें रखी हैं। वो बात बिल्कुल अलग है कि देखिए, दोनों के, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन चर्चा, किसी भी बात के लिए चर्चा ही एक लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा समाधान होता है। और हम इस बात को जानते हैं कि कल भी दोनों तरफ से ही चर्चा में भाग लिया गया, सत्ता और विपक्ष की तरफ से, और आज भी ये चर्चा जारी रहेगी। आज तो हम अभी कुछ देर पहले देख रहे थे कि जो पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री हैं वो भी इस पे, रविशंकर, वो भी चर्चा में भाग ले रहे थे। कुछ देर बाद, दोपहर के बाद, शाम की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि देखिए, बिल्कुल ये बात सही है, एसआईआर देश के लिए कितना जरूरी है उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं, और जो भी संदेह है उस पर विपक्ष अपनी बातें रख रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यह बात बिल्कुल पूरी तरीके से साफ कर दी गई है कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, एसआईआर पहले भी हुआ है, और एसआईआर का सबसे बड़ा मकसद है कि जो त्रुटियां इस समय इसमें हैं उनको दूर किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं हर 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर लोग भी अपने इलाकों से शिफ्ट होते हैं, दूसरी जगह अपनी वोट को बनवाते हैं, कुछ लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में उन वोटों का कोई भी दुरुपयोग ना कर पाए। और हमने तो आज से कई दशक पहले की बात करें, ऋतु, आप भी इस बात को जानती हैं कि किस तरीके से जो लोग मर चुके हैं उनकी भी वोट डाल दी जाती थी। जो लोग वहां पर उस पते पे नहीं रह रहे उनकी भी वोट डाल दी जाती थी। अनुज, एसआईआर को लेकर विपक्ष एक लंबे समय से, यानी कि जब से बिहार में प्रक्रिया शुरू हुई और इस समय दूसरे चरण में तमाम राज्यों में ये प्रक्रिया जारी है, एसआईआर पर लगातार विपक्ष अपनी बात कह रहा था, संसद के बाहर भी। संसद के भीतर जब सरकार ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग पे चर्चा इसलिए नहीं हो सकती कि वो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, लेकिन हम चुनाव सुधारों पर बात कर सकते हैं। तो चुनाव सुधारों पर जब चर्चा हो रही थी तो इसका दायरा और व्यापक हो गया। क्या आपको लगता है ये मौका विपक्ष के लिए था कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उसके किस तरह से समाधान ढूंढे जाए, बजाय कि वोट चोरी या सिर्फ एसआईआर तक सीमित रखे इस चर्चा को? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, अगर हम अभी भी विपक्ष की बात करें तो वो तो ज्यादातर, अगर हम चर्चाओं को देखें ऋतु, तो वो एसआईआर तक ही सीमित है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एसआईआर तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहता है चुनाव सुधारों को लेकर, और हम जानते हैं कि देश की स्थिति, परिस्थिति लगातार बदलती है, भौगोलिक स्थिति बदलती रहती है, हम जानते हैं कि परिसीमन होता है तो वो स्थितियां भी बदलती हैं। ऐसे में तो नए नए सुझाव विपक्ष को देने चाहिए। एक बहुत बड़ा मौका है, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का बहुत बड़ा मौका है, और इसी कारण सत्ता पक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि विपक्ष को इस चर्चा में ना सिर्फ हिस्सा लेना चाहिए बल्कि ऐसे सुझाव भी देने चाहिए जिससे ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत की जो चुनाव के माध्यम से होती है इसको और मजबूत किया जा सके। ऋतु जी, अनुज, दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि आज शाम को गृह मंत्री अपनी बात रखेंगे, ऐसे में सरकार की तरफ से कल के जो तमाम सुझाव, प्रहार दोनों ही रहे, क्योंकि विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े करे हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, उस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, बैलेट पेपर पे वापस जाने के सुझाव दिए गए हैं विपक्ष पर। क्या इस पे सरकार कुछ और स्पष्टीकरण आज रख सकती है?
देखिए, बिल्कुल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा में हिस्सा लेंगे तो बिल्कुल वो फैक्ट टू फैक्ट जो है अपनी बातों को रखेंगे। और इस तरह की बातें भी सामने आई थी कि जिस ईवीएम पे आज विपक्ष खासतौर से कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उसको तो कांग्रेस के दौरान ही लेकर आया गया था और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें आज केंद्रीय गृह मंत्री जो चर्चा में अभी तक विपक्ष के नेता हिस्सा लिए हैं, निश्चित तौर पर उनकी चर्चा का एक तरीके से जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनका जवाब देते हुए अपनी बात को रखेंगे। तो देखना होगा शाम को 4 या 5 बजे के बीच में जब वो अपनी बात को रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, तो सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरीके से विपक्ष के आरोपों का एक तरीके से जवाब सदन के अंदर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज पूरी जानकारी के लिए। लोकसभा की आज दिन भर की कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता अनुज यादव ने बताया कि किस तरह से लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा कल से जारी है और आज शाम गृह मंत्री सरकार की तरफ से अपने उस पक्ष को रखेंगे लोकसभा में। साथ ही दिन भर चली इस बहस में और इस चर्चा में ये कुछ बातें जो सामने आई वो चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को लेकर, और साथ ही साथ क्या देश में एक बार फिर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पे वापस जाया जा सकता है, विपक्ष का ये सुझाव है। सुनना दिलचस्प होगा आज शाम को गृह मंत्री अमित शाह को इस विषय पर। वहीं राज्यसभा में आज भी वंदे मातरम पर चर्चा जारी रहेगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उच्च सदन में कल ही ये चर्चा खत्म होनी थी, लेकिन अभी वक्ताओं द्वारा अपने विचार न रख पाने के कारण ये आज भी जारी रहेगी। राज्यसभा में आज चर्चा का समापन जेपी नड्डा करेंगे। वहीं कांग्रेस से जयराम रमेश भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा समाप्त हो गई तब चुनाव सुधार पर भी चर्चा शुरू हो सकती है। राज्यसभा में आज भी वंदे मातरम पर चर्चा जारी है और वंदे मातरम पर चर्चा के समाप्त होने के बाद समय रहा तो राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत हो सकती है। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने देश में विशेषकर झारखंड में नक्सलवाद की समस्या पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के द्वारा बंद का आह्वान करना, चुनाव बहिष्कार करना, मतदाताओं की उंगली काट लेना जैसी घटनाओं पर अब पूर्णतः लगाम लग चुकी है, जिसका पूरा श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। सम्मानित अमित शाह जी को दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई करना चाहता हूं। देश को नक्सलवाद मुक्त भारत बनाने का उन्होंने काम किया है तथा हिंसा मुक्त लोकतंत्र स्थापित करने का उन्होंने काम किया। इसके लिए दिल की गहराई से मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। 2014 में जब इनका शासनकाल था तो 136 जिले में नक्सलवादियों का तांडव था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मात्र 6 जिले बचे हैं, मात्र 6 जिले बचे। महोदय, वो भी मार्च 2026 तक उस पर भी समाप्ति करने का संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने लिया है। राज्यसभा शून्यकाल और प्रश्नकाल के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। 2 बजे से सदन में वंदे मातरम पर एक बार फिर चर्चा की जाएगी और इस पर और बात करने के लिए नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, राज्यसभा में आज जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर, हालांकि 2026 एक तरह से एक डेडलाइन रखी गई है नक्सल मुक्त भारत के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने एक पूरी रणनीति के तहत जिस तरह से काम किया गया है उसमें ब्यौरा देते हुए बीजेपी के सांसद ने बहुत साफ बताया कि 2014 में जहां 140 से ज्यादा जिले थे जो नक्सल प्रभावित थे, वो आज मात्र 6 रह गए हैं। ये 6 किन राज्यों के हैं और क्या स्थिति मौजूदा दिखाई देती है, क्या बदली हुई रणनीति रही पिछले कुछ सालों की? देखिए, बिल्कुल इस पर एक सामूहिक एक तरीके से कहें कि रणनीति बनाई थी गृह मंत्रालय ने, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि केंद्र सरकार के द्वारा जब भी नक्सल के खिलाफ कोई अभियान चलाया जाता था तो वो एक राज्य तक सीमित रहता था, लेकिन चूंकि मार्च 2026 तक जो नक्सल है उसको खत्म करने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा था और उसके लिए एक व्यापक रणनीति बनाई गई। सभी जो स्टेट हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तेलंगाना के कुछ इलाकों की बात करें, इन झारखंड की बात करें, तो वहाँ की जो स्टेट पुलिस है और इसके अलावा कोबरा बटालियन है, उनके साथ एक बेहतर रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही फॉरवर्ड जो पोस्ट हैं वो इन इलाकों में स्थापित किए गए और यहाँ पर जो जवान नक्सल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, गृह मंत्रालय ने उनको अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए। इसके साथ साथ ही जो ड्रोन है वो उपलब्ध कराए, पूरे इलाके की
वो रैकी करते थे और उसके बाद नक्सल के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार चलता रहता था। दूसरी रणनीति ये अपनाई कि जो नक्सल को छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनके पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो मोदी सरकार ने की। यही कारण है कि आप देखें ऋतु कि पिछले कुछ महीनों के अंदर बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, मुख्य धारा में आए और सरकार ने भी उनके पुनर्वास का पूरा इंतजाम किया है। इसके साथ साथ ही जो नक्सली हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ रहे थे उनके खिलाफ सख्त जो कदम है वो उठाए गए। हमने देखा कि सबसे बड़ा नक्सली हिडमा उसको भी हमारे जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने मार गिराया। हालांकि आप देखें उससे पहले भी जो छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री थे वो खुद हिडमा की मां से मिले और निवेदन भी किया कि हिडमा से कहें कि वो हथियार छोड़ दे, लेकिन हिडमा ने हथियार नहीं छोड़ा और जो नतीजा है वो सबके सामने है। तो एक रणनीति बनाई गई थी और इस रणनीति के तहत ही काम करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2026 से पहले जो नक्सलवाद है वो इस देश से एक इतिहास बनकर रहेगा और इसमें कहीं ना कहीं अमित शाह की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि लगातार बैठकें करते रहे, लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा करते रहे, उन इलाकों में जाते रहे, जवानों से संपर्क करते रहे और इसके साथ साथ ही उन इलाकों में अत्याधुनिक सुविधाएं और अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराकर एक तरीके से उनकी जो रीढ़ है वो तोड़ दी। एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियों ने जो आर्थिक एक तरीके से प्रहार नक्सलियों के ऊपर किया था, उनके हवाला कारोबार का या लेवी के कारोबार पर, उस पर लगाम लगाई, जिसके बाद उनकी कमर टूट गई और उनके पास अब कोई विकल्प नहीं रहा था कि वो या तो आत्मसमर्पण करें या फिर हमारे सुरक्षा बलों के जवान हैं उनका सामना करें और नतीजा हम सबके सामने है। ऋतु जी, नीरज, वंदे मातरम पर भी आज चर्चा जारी है और वंदे मातरम पर चर्चा की समाप्ति के बाद चुनाव सुधारों को लेकर राज्यसभा में चर्चा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। वंदे मातरम पर चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के किन किन बड़े विषय सामने आए हैं? क्योंकि लगातार एक तरह से ये देखा गया कि इस चर्चा के दौरान जब इतिहास की बात की गई तो कई गलतियां सामने आई और उनके लिए जिम्मेदार जो भी सरकारें रही हैं उन्हें उस जिम्मेदारी को लेना चाहिए। लेकिन 2047 तक के लिए अगर वंदे मातरम भारत की प्रगति का मंत्र है तो क्या इसे विपक्ष स्वीकारता दिखाई दिया इस चर्चा में? देखिए, बिल्कुल मंत्र है और आप देखें कि जो पिछली गलतियां रह जाती हैं उन्हीं गलतियों को दुरुस्त करके आगे की जो रणनीतियां हैं वो भी बनाई जाती हैं। आप देखें कि गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वंदे मातरम देश की आज़ादी से पहले भी जरूरत थी। वंदे मातरम गीत का एक महत्व था देश की आज़ादी के बाद और 2047 में जो विकसित भारत है उसको बनाने के लिए भी इस गीत की अपनी महत्ता है। पूरे देश को किस तरीके से हम एकजुट कर सकते हैं, पूरे देश को एकजुट करके किस तरीके से लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आज के समय की जो पीढ़ी है वो उन आदर्शों को, उन लक्ष्यों को समझे कि वंदे मातरम जब गीत की रचना की गई थी, निश्चित तौर पर बंगाल में उसकी रचना की गई थी, बंगाल की पृष्ठभूमि थी, लेकिन इस गीत ने पूरे देश की आत्मा को एक तरीके से जोड़ कर रख दिया और अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा जो आंदोलन है वो खड़ा किया। आज भी सरहद पर जो जवान है आप देखें कि उसका जो जय घोष है वो वंदे मातरम से ही होता है। तो इस वंदे मातरम का एक अपना महत्व है। कांग्रेस पार्टी लगातार आप देखें कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात करें राज्यसभा में, वो लगातार वंदे मातरम जो विषय है उससे इतर दूसरे विषयों को उठाते रहे। यहाँ तक कि खुद सभापति ने कई बार उनको टोका। सत्ता पक्ष के तमाम जो सदस्य हैं, खुद जेपी नड्डा और किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तमाम बातों को सुनने के लिए, लेकिन आप वंदे मातरम पर जो चर्चा है उस पर भाग लीजिए और उसी चर्चा से रिलेटेड जो अपनी बात है वो रखिए। लेकिन कई बार जो नोक झोंक है और तर्क वितर्क है वो भी देखने को मिला, लेकिन अच्छी बात है कि चर्चा चलती रही। अब 2 बजे के बाद राज्यसभा की जो कार्रवाई है शुरू होगी। तो चलिए चर्चा में सामने आता है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो एक तथ्य को एक तरह से सामने रखा और उस तथ्य की जब पड़ताल की गई तो उसमें वो सच्चाई नहीं दिखाई दी, जहां उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी बंगाल में। इस पर एक लंबा विवाद देखने को मिला है। तो क्या इस तरह से क्या आप मानेंगे कि अगर सदन के भीतर अगर तथ्यों को नहीं चर्चाओं में रखा जाएगा तो ये भी लोकतंत्र के साथ बहुत एक तरह से कह सकते हैं लोकतंत्र या जनता के साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं है? देखिए, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि तर्क वितर्क अच्छी बात है, लेकिन जब कुतर्क उसमें शामिल हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसका जो नुकसान है वो भी उठाना पड़ता है।
और पूरे देश की जनता देख रही थी। उन तथ्यों को पूरी देश की जनता ने देखा है और आप अगर अपनी बात रखते समय उन तथ्यों की एक तरीके से अवहेलना करते हैं या गलत तथ्य पेश करते हैं तो आप एक तो कद के अनुसार वो ठीक नहीं होता, दूसरा देश की जनता भी देख रही है कि आप जो बहस में भाग ले रहे हैं कितनी गंभीरता से उसमें भाग ले रहे हैं और किन किन बातों का और किन किन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर इतिहास का ज्ञान पूरी तरीके से नहीं है तो इतिहास के उस गीत को आप किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से रख सकते हैं ताकि सत्ता पक्ष से भी सवाल कर सकें। तो यहाँ पर आप देखें कि मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें खड़े नहीं उतरे और उन्होंने कई बार इस तरह के मुद्दे भी उठाए जो वंदे मातरम जो विषय है उससे इतर थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं असंतुष्ट जो सत्ता पक्ष है वो दिखाई दिया मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। और आज आप देखें कि जब 2 बजे के बाद इस पर चर्चा शुरू होगी, जेपी नड्डा हैं वो तमाम जो तथ्य हैं, तमाम जो विचार हैं वंदे मातरम को लेकर, क्यों ज़रूरत है आने वाले समय में इस गीत का, क्या महत्व है 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस गीत की किस तरह की भूमिका रहेगी, जो जैन जी और इसके अलावा जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बलिदान और जो समर्पण है इस गीत के माध्यम से उन तथ्यों को समझे। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र जेपी नड्डा जब इस चर्चा में बोलेंगे तो निश्चित तौर पर रखेंगे। तो आज भी काफी महत्वपूर्ण दिन है, दोनों ही सदनों की बात करें, लोकसभा या राज्यसभा की। तो बिल्कुल नीरज, उच्च सदन में इस चर्चा को सुनना दिलचस्प हो सकता है क्योंकि तमाम सांसद जब तथ्यों को सामने रखेंगे, कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से सांसद इस पर 2 बजे के बाद बोल सकते हैं? देखिए अभी लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से तमाम जो सदस्य हैं, चाहे हम जयराम रमेश की बात करें या दूसरे सदस्यों की बात करें, तो वो अपना जो पक्ष है वो सामने रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 2 बजे के बाद जो जेपी नड्डा हैं, नेता सदन हैं, वो अपनी बात रखेंगे और उन तमाम जो तथ्यों का जिक्र करेंगे कि किस तरीके से इस वंदे मातरम का महत्व है और क्यों इस चर्चा को शुरू किया गया और आज के समय भी ये गीत कितना प्रासंगिक है। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पूरी जानकारी के लिए। राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए इस समय 2 बजे के बाद से एक बार फिर वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत होगी। बात इंडिगो संकट की। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने वाली एयरलाइन इंडिगो पर कार्रवाई करते हुए उसे उड़ानों की संख्या 10% कम करने का आदेश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंगलवार को इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पीटर एल्बर्स को तलब किया था। डीजीसीए के आदेश के अनुसार उड़ानों की संख्या में कटौती विशेष रूप से उच्च मांग वाले और ऐसे सेक्टरों पर की जाएगी जहां उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है। एकमात्र उड़ान इंडिगो ही है, वहां कटौती नहीं की जाएगी। एयरलाइन को आज शाम 5 बजे तक संशोधित शेड्यूल सौंपने का निर्देश दिया गया है। इंडिगो ने सितंबर से शुरू हुए विंटर शेड्यूल में हर सप्ताह 15,014 उड़ानों की घोषणा की थी। 10% कटौती का मतलब है कि उसे हर सप्ताह 1500 उड़ानें कम करनी होंगी। नियामक ने बताया है कि शेड्यूल के मुताबिक इंडिगो को नवंबर में 64,346 उड़ानों का संचालन करना था, जबकि उसने मात्र 59,438 उड़ानों का संचालन किया और 951 उड़ानें रद्द रहीं। इसके अलावा उसके बेड़े में मौजूद 403 विमानों में से अक्टूबर में एयरलाइंस ने मात्र 339 विमानों और नवंबर में 344 विमानों का परिचालन किया। उल्लेखनीय है, दिसंबर में हजारों की संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिवांशु मल्होत्रा। दिवांशु, सरकार सख्त हो गई है, इंडिगो के खिलाफ सख्त एक तरह से एक्शन सरकार का लिया जा चुका है। कितना असर इंडिगो के पूरे परिचालन पे या जो गलतियां इंडिगो से हुई हैं जिसका खामियाजा यात्रियों ने भुगता है उसमें सुधार देखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के सख्त रुख के बाद अब देश भर में जो इंडिगो की सेवाएं हैं वो अब पटरी पर आती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले यानी कि 20 से 25 मिनट पहले एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी जो उड़ानें हैं वो सामान्य की जा चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा अभी भी हम कह सकते हैं कि देश भर में इंडिगो की
कई ऐसी उड़ानें हैं जो कि रद्द हैं, लेकिन उसकी पहले से जानकारी यात्रियों को जो है वो दी जा चुकी है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर कुछ इस तरह का क्याओस देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल मैं टर्मिनल 1 पर मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको ये बोर्ड दिखाना चाहूंगा। कल परसों तक हम यहां पर देखते थे कि अलग अलग जो इंडिगो की उड़ानें हैं उसके सामने रद्द लिखा हुआ था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम इंडिगो की फ्लाइट्स हैं वो उसकी चेक इन जारी है। देखिए, दिल्ली से बेंगलोर हो, शिरडी हो, ग्वालियर हो, दुर्गापुर हो, देहरादून हो, चेन्नई हो, पटना नगर हो या फिर उदयपुर हो, तो तमाम जो जगह है वहां पर इंडिगो फ्लाइट जो है ऑपरेट करने में कामयाब हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि इंडिगो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाके करीब ऐसी 138 डेस्टिनेशन है जहां पर करीब 2300 के आसपास फ्लाइट को ऑपरेट करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें काफी कमी आई है और 5 हम कह सकते हैं कि दिसंबर को करीब 750 के आसपास ही फ्लाइट जो है वो ऑपरेट कर पाया। फिलहाल सामने मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि पिछले दिनों हम देखते थे कि इस इंडिगो के काउंटर पे काफी ज्यादा क्योस रहता था, यात्री अपनी नाराजगी जो है जाहिर करते हुए नजर आते थे, लेकिन आज फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है, क्योंकि यात्री तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं लेकिन कैंसिलेशन से जुड़ी इनकी समस्या नहीं है, बल्कि बाकी और समस्या लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच सरकार ने इंडिगो पर सख्त एक्शन दिखाया है और करीब 10% के आसपास जो उनका ऑपरेशन है उसमें कटौती की गई है और हम कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो है इंडिगो सिर्फ और सिर्फ करीब 1950 के आसपास जो है वो उड़ानें ऑपरेट कर पाएगा। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, ये टर्मिनल 1 का लॉबी एरिया है और कल परसों तक हम यहाँ पर देखते थे कि बड़ी संख्या में जो बैगेज है वो यहाँ पर रखे हुए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे यात्री हैं जिनकी बैगेज जो है वो फंस गए थे और उसको रिलीज करने की जो प्रक्रिया है वो की गई थी, लेकिन फिलहाल सभी बैगेजेस को लौटा दिया गया है। इंडिगो का ऐसा दावा है कि करीब 5000 के आसपास जो बैगेजेस हैं उनको लौटा दिया गया है और करीब 850 करोड़ रुपए के आसपास का ऐसा रिफंड है जो कि यात्रियों को दिया जा चुका है, जो कि टिकट्स कैंसिलेशन को लेकर है। कल परसों भी हमने देखा था कि जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने इंडिगो के सीईओ को तलब किया था और उनको सख्त निर्देश दिए थे कि जो 90% उड़ानें फिलहाल इंडिगो जो है ऑपरेट कर रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो जो अभी भी हम कह सकते हैं कि इंडिगो के जो सीईओ और जो सीओओ हैं वो बहुत जल्द मिनिस्ट्री में पहुंच सकते हैं और कुछ सवालों के जवाब उनको देना अभी भी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से चीजें नॉर्मलाइज हुई हैं आने वाले समय में भी वो चीजें उसी तरीके से चलती रहेंगी। जी दिवांशु, सरकार ने कोशिश की है जो दिक्कतें यात्रियों को पहुंची थी उनको दूर करने के लिए, लेकिन जो लॉस उन 4 दिनों में लोगों का हुआ है उसकी तो वापसी नहीं हो सकती। हालांकि सामान लौटाया जा सकता है, रिफंड किया जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, इंडिगो के इस पूरे संकट ने कई मोटे सवाल खड़े किए, जिसमें पहला सवाल यह है इस सेक्टर की मोनोपोली। इसे लेके एक चर्चा हो रही है, क्या सरकार ये संकट दोबारा न सामने आए इस पर भी काम कर रही है? इंडिगो पे कार्रवाई या फिर नियामक संस्थाओं को लेकर और सतर्क होने की जरूरत है? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जो उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने संसद में जो करीब 5.5 मिनट के आसपास का जवाब दिया इस पूरे इंडिगो क्राइसिस में, वो उनका जो भाषण था वो सुनने लायक था, क्योंकि उन्होंने ये साफ कहा कि भारत की जो हम कह सकते हैं कि एविएशन मार्केट है वो पूरी दुनिया में 3रे नंबर पर है और कहीं ना कहीं हम एनकरेज करते हैं कि जो बाकी एयरलाइंस कंपनियां हैं वो भारत में आए और हमारे एविएशन मार्केट में हिस्सा लें और अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करें। भारत सरकार उनके साथ खड़ी है और जो भी उनको सुविधा चाहिए होगी वो भारत सरकार देने को तैयार है। इसके अलावा उड्डयन मंत्री ने यह भी कहा कि हम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट चाहते हैं जिससे यात्रियों को जो है कम किराए में जो तमाम एयरलाइन कंपनियां हैं उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाए। यानी कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि अगर कोई और कंपनी भारत में आकर हमारी सिविल एविएशन मार्केट में हिस्सा बनना चाहती है तो वो हिस्सा बन सकती है, लेकिन देखना यही होगा कि अब कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि भारत में आती हैं। और आपने जिक्र किया इंडिगो की मोनोपोली का, जाहिर है कि जब इंडिगो की शुरुआत हुई थी तो उनका मार्केट शेयर काफी कम था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने ग्रो किया और अब जो इंडिगो का मार्केट शेयर है करीब 65% के आसपास पहुंच गया था। और यही वजह है कि इंडिगो की हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये चीजें जो देखने को मिली और उसमें सरकार को एक्शन लेना
पड़ा। तो अब उम्मीद करते हैं कि चीजें जो नॉर्मलाइज हुई हैं जो 5 वो उसी मिनट का तरीके से आगे चलती रहेंगी। दिवांशु, केंद्रीय मंत्री का 5 मिनट के जिस आप एक तरह से जवाब का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके हवाले से क्या ये कहा जा सकता है कि एविएशन सेक्टर में आने वाले समय में कुछ नए प्लेयर्स की एंट्री भी हो सकती है? देखिए बिल्कुल, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इनवाइट जरूर कर सकती है, लेकिन इस पर एक्शन और कहीं ना कहीं मार्केट में आना है या नहीं आना, इसका फैसला जो है तमाम एयरलाइंस कंपनीज को लेना होगा। और अगर आने वाले दिनों में कोई भी कंपनी भारत में आती है और इंडियन एविएशन सेक्टर का हिस्सा बनती है, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा और इंडियन एविएशन सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं, चाहे वो इंडिगो हो या फिर एयर इंडिया हो, अकासा हो, स्पाइसजेट हो, उनका कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा और उनको कहीं ना कहीं यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं देनी पड़ेंगी, ज्यादा रीजनेबल फेयर्स पर जो है टिकट्स की बुकिंग करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि जो उद्यम मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इस सेक्टर में एविएशन मंत्रालय की भी है और साथ ही साथ उन तमाम नए प्लेयर्स की भी होगी। को मिलता हुआ नजर आएगा। दिव्यांशु, समय कम है, लेकिन इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार इस 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का अभूतपूर्व आयोजन कर रही है। ये आयोजन देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जुड़ने और एक मंच पर साथ आकर प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करेगा। आइए अपनी जड़ों से जुड़े और तेजी से बढ़ते राजस्थान के साथ आगे बढ़ें। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहारों में से एक दीपावली को आज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल मनाई ही नहीं जाती, बल्कि इसे पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है, जिया जाता है और आत्मसात किया जाता है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये मान्यता केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि दीपावली एक जीवंत विरासत बनी रहे। भारतवासियों के लिए अत्यंत खुशी का विषय कि हमारी इस परंपरा का, हमारे इस त्योहार का, जो त्योहार सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सबके जीवन में रोशनी लाने के संकल्प के साथ में मनाया जाता है। वो त्योहार जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, ऐसे त्योहार को विश्व धरोहर की सूची में मान्यता की दिया जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए उनको पहली बधाई देना चाहता हूं। उजाले के त्योहार दीपावली के यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि देश और दुनिया भर के लोगों में गजब का उत्साह है। दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा त्योहार है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये रोशनी और सच्चाई का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें रास्ता दिखाते रहें।
संवाददाता डॉक्टर सुवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुवेश, केंद्रीय मंत्री ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दोनों ने ही इस पे खुशी जाहिर करते हुए इसे एक जीवंत विरासत कहा है। इसे हम जीते हैं, दीपावली को हर साल हम जीते हैं। ये हमारी उस विरासत का हिस्सा है जो हमें सनातन संस्कृति पर गर्व कराता है। कितनी बड़ी खुशी की बात हर भारतीय के लिए है, आपके लिए खुद भी होगी, लेकिन किस तरह का रिएक्शन आपको मिल रहा है लोगों से? बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा कि आज का दिन जो है वो इतिहास में दर्ज हो गया है, और न सिर्फ हम भारतीयों के लिए बल्कि पूरे विश्व में जहां भी आज भारतीय होंगे वो बेहद खुश होंगे, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन आज जब उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल गई है तो उस खुशी को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। आज यहाँ पर जैसे ही घोषणा की गई वैसे ही आप समझिए कि लाल किले की प्राचीर से ये जो घोषणा आज यहाँ पर हुई है, 20वां सत्र यहाँ चल रहा है। 3 महत्वपूर्ण बातें भारत के लिए आज हो जाती हैं। एक के 20वें सत्र की मेजबानी भारत कर रहा है, वहीं आज 20 साल भारत को हो चुके हैं इस सत्र में शामिल हुए। और आज सबसे बड़ी बात ये कि जहां 15 अमूर्त जो धरोहरें हैं पहले से विश्व की, वो यूनेस्को में शामिल हैं, उसी में आज एक और बढ़ गई है सबसे अनमोल अमूर्त धरोहर भारत की, और वो है दीपावली। आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे ही घोषणा की गई, पूरा लाल किले में जो तालियों की जश्न की यहाँ पर लोग मनाने लगे। दीपावली ऐसा लग रहा था कि आज ही हो मानो। यहाँ पर कुछ कलाकार भी मेरे साथ हैं, मैं आपको ऋतु उनसे भी मिलवाना चाहूंगी। कैसा लगा आज आपको दीपावली, जब यूनेस्को ने आज धरोहर के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल गई? बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब जश्न मना रहे हैं, और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहेंगी आज इस अवसर पे? मैं देख रही थी कि आप एक अलग ही खुशी में झूम रही थी। जैसे ही केंद्रीय मंत्री आए तो साथ में वो भी नृत्य करने लगे। तो आपने देखा होगा, चाहे केंद्रीय मंत्रालय के सचिव हो, आज सभी सब कुछ भूल के पूरे भावुक होकर एक अलग ही रंग में रंगे हुए थे। एक ही बात बोलना चाहूंगी, बोलो दुर्गा माई की जय। जय हिंद। थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को एक बार जरा जो आप प्रस्तुति दे रही थी वो करके दिखा दीजिए। बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो दुर्गा माई की जय। जी ऋतु, तो देखिए आपने जैसा देखा, आज प्रत्येक कलाकार हो, प्रत्येक भारतीय, आज सभी के मन में आज का जो दिन है वो दर्ज हो गया है। ऐतिहासिक दिन आज का बन चुका है, क्योंकि आज जहां पहले से ही 15 हमारी धरोहरें यूनेस्को में दर्ज थी, वहां एक और आज हो गई है दीपावली। देखिए, वैसे भी दीपावली पूरे विश्व में मनाई जाती थी अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर, लेकिन जब ये आधिकारिक तौर पर अब आज इसको मान्यता मिल गई है और उसके बाद जब ये पूरे विश्व में मनाई जाएगी तो उसका रंग, उसकी छटा अलग ही देखने को मिलेगी। और आज इसलिए भी खास, देखिए हम सब जानते हैं कि इस लाल किले ने जो इतिहास रचा है, जो अब तक देखे हैं, वो कई ऐसी तस्वीरें हैं। आज जब यहाँ पर लाल किले पे ये घोषणा की गई इस सत्र के दौरान, तो बहुत लोग भावुक हो गए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, या सचिव हो, या फिर यहाँ जो यूनेस्को के आधिकारिक तौर पर जो बनाए गए थे अध्यक्ष, वो हो, सभी के आंसू निकल रहे थे। वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था। आज की ये जो क्षण था उसको आपने देखा होगा कि सभी व्यक्तियों के लिए, भारतीयों के लिए, न सिर्फ विश्व के लिए ये संदेश जाएगा कि भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, वो पूरे विश्व में शांति लेकर के आएगी। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि दीपावली बुराई की अच्छाई पर जीत है और विजय का त्योहार है। भगवान श्री राम जब आते हैं तो न सिर्फ त्योहार के रूप में, बल्कि ये संदेश जाता है वसुदैव कुटुंबकम का। और अब ये संदेश न सिर्फ राष्ट्रीय तौर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूरे विश्व में अब भारत का परचम लहराएगा। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुवेश, पूरी जानकारी के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण अवसर पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space
in the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. दिल्ली के भारत मंडपम में मानवाधिकार दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग ने बेहतरीन काम किया है और उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण और कल्याण मानव अधिकार के प्रमुख आधार स्तंभ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बेटियों की संख्या कम है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि सरकार की अनेक प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बल मिला है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि आयोग द्वारा सार्वजनिक स्थानों और कर्मस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की सीमाओं पर बसे गांव में भी पहुंचना चाहिए, उन्हें भी मानवाधिकार की हर सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का पालन केवल एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन करना चाहिए। भारत के लोग अंत्योदय में विश्वास करते हैं, जो मानवता के लास्ट पायदान पे खड़े हैं। उनको हर उसी चीज पहुंचाना चाहिए जो एक नागरिक के लिए जरूरत है। भारत की सीमा के लास्ट में जो गांव है, वो गांव हम पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं तो आज से पहुंचना शुरू करेंगे। ये केवल कमीशन का काम नहीं है, समाज का प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि उन लोगों को भी मानवाधिकार का हर सुविधा उनको मिलना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस समारोह दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस रामा सुब्रमण्यम ने अपने संबोधन में कहा कि इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम दैनिक जीवन में मानवाधिकारों की अनिवार्यता है। हमारा उद्देश्य है कि हम रोजमर्रा के अनुभवों और मानवाधिकार सिद्धांत के बीच के अंतर को खत्म कर दें। United Nations has chosen human rights, our everyday essentials, as the theme for Human Rights Day. The purpose of choosing this theme, according to the United Nations, is to reaffirm the values of human rights and to show that they remain a winning proposition for humanity. According to the United Nations, the theme of this year's Human Rights Day is aimed at bridging the gap between human rights principles and our everyday experiences so that we spark awareness, inspire confidence, and encourage collective action. राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास, मेडिकल देखभाल और जरूरी सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। Article 25(1) of the Universal Declaration of Human Rights 1948 says, everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being of himself and his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, and other lack of livelihood in circumstances beyond his control. गोवा के क्लब हाउस में आग लगने की घटना में गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता को रिमांड की कार्रवाई के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया गया। उसे कल गोवा पुलिस ने हिरासत में लिया था। बता दें कि गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर को फायर शो के दौरान भीषण आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं रेस्टोरेंट के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आग की घटना के बाद राज्य में लोगों और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री सावंत ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार उन सभी पर्यटन स्थलों का संचालन निलंबित कर देगी जो आग संबंधित एनओसी या आवश्यक सुरक्षा उपायों के बिना चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने क्रिसमस और नए साल को देखते हुए निरीक्षण शुरू कर दिया है और मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। जिस जगह पे फायर सेफ्टी फेलियर्स इन द टूरिज्म एस्टैब्लिशमेंट है, हमें ब्लंटली वायलेशन कहाँ पे भी दिखा, समझो हमारी जो जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी ने इंस्पेक्शन करने के बाद ब्लंट वायलेशन दिखा तो कुछ दिन के लिए उनकी एक्टिविटी जब तक नॉर्म्स फॉलो न करें तब तक वो बंद रहेंगे। द क्रिसमस सीजन इज देयर, न्यू ईयर एंडिंग इज देयर। गोवा में जितने सारे रेस्टोरेंट और बाकी जो चल रहे हैं उनके पास लाइसेंसेस और फायर सेफ्टी और बाकी सभी सेफ्टी रहे वही चलते रहेंगे, जिनके पास नहीं है वो बंद कर देंगे। पश्चिम बंगाल में चल रही चुनावी सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने कड़ा संदेश जारी किया है। आयोग ने साफ कहा है कि सरकारी दस्तावेजों या पहचान पत्रों में किसी भी तरह की हेराफेरी की कोशिश पर तत्काल और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ के कार्यालय ने एक लिखित बयान में चेतावनी दी कि ऐसे अपराधियों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 337 के तहत सजा मिलेगी, जिसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माना शामिल है। ये प्रावधान मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कोर्ट रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे अहम कागजात से छेड़छाड़ पर लागू होता है। इन उल्लंघनों को रोकने के लिए आयोग ने एआई आधारित स्कैनिंग सिस्टम लागू किया है, जो मतदाता विवरणों में नाम और तस्वीरों सहित विसंगतियों का पता लगाएगा। डीएमके ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 120 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त नोटिस सौंपा है, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की मांग की गई है। कनिमोझी, टी.आर. बालू, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्पीकर को नोटिस दिया है। संविधान के अनुच्छेद 217 और 124 के तहत दायर इस नोटिस में जज पर निष्पक्षता भंग, वकीलों को पक्षपात और राजनीतिक वैमनस्य का आरोप लगाया गया है। बता दें कि जज जी.आर. स्वामीनाथन ने 4 दिसंबर को दिए फैसले में मंदिर के ऊपरी दीपत्थों स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की इजाजत दी थी। डीएमके सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए, पुलिस के साथ भिड़ंत हुई और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया। वहीं विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है। पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इंडी गठबंधन को एंटी हिंदू करार दिया है। दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता नारायण तिरुपति ने कहा डीएमके ब्राह्मण विरोधी रुख अपना रही है। In order to support, in the name of supporting Muslims, the government unnecessarily intervened here and they have taken objection to the High Court's order. The last 4.5 years we have been saying that there has been a law and order breakdown in Tamil Nadu. Why? Because even the police, they are not respecting the law. They are not respecting what the judge has said. And this is what? This is anti-Hindu policy of the Dravida model, DMK government. And we have been saying that this particular, to take the votes of minorities, they are trying to, support them. This is what they are doing and this is highly condemnable. सामाजिक कार्यकर्ता प्रभु गांधी जैन ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। कुंडों में करने के लिए इंटरनल वो मुस्लिम लोग भी कुछ मुश्किल नहीं कर रहा है। इधर डीएमके गवर्नमेंट खुद कर रहा है, यही वेरी बिग प्रॉब्लम इधर है। एंड तमिलनाडु शुरू से डीएमके गवर्नमेंट एंटी हिंदू का पूरा रिलीजियस एंड ये धर्म सभी एक्ट एंड लॉ वायलेशन डन बाय डीएमके गवर्नमेंट अगेंस्ट हिंदूज इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम गोइंग इन तमिलनाडु।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि टैरिफ लगाने के उनके अधिकार को सीमित करने वाला सुप्रीम कोर्ट का संभावित फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की समीक्षा कर रहा है। असल में व्यवसायों और डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों का कहना है कि ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति की नहीं बल्कि कांग्रेस की हैं। ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिका की आर्थिक मजबूती और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि एक नकारात्मक निर्णय देश को आर्थिक रूप से असहाय बना देगा। उनकी ये टिप्पणी जीवन यापन के बढ़ते खर्च और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच आई है, क्योंकि सितंबर में मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर 2.8% पर पहुंच गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश का कोई भी क्षेत्र रूस को देने की किसी भी योजना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पास अपनी भूमि छोड़ने का कोई भी वैधानिक या नैतिक अधिकार नहीं है। यूक्रेन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए यूरोप दौरे में ज़ेलेंस्की ने ये टिप्पणी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे यूक्रेनी क्षेत्र छोड़ने का प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा था। ज़ेलेंस्की ने कल रोम में इटली की प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने सुरक्षा गारंटी और रूस पर बातचीत के लिए दबाव बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बच्चे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने 10 बड़ी कंपनियों को आदेश दिया था कि वे बच्चों की पहुंच आधी रात से बंद करें, नहीं तो उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसे परिवारों के लिए गर्व का दिन बताया और कहा कि ये कानून दिखाता है कि सरकारें ऑनलाइन होने वाले नुकसान को रोक सकती हैं। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि सोशल मीडिया छोड़ने के इस बदलाव के समय अगर उन्हें कोई सवाल हो या मदद चाहिए तो वे अपने माता पिता, शिक्षकों, हेडस्पेस या किड्स हेल्पलाइन से बात करें। प्रतिबंध लागू होने से पहले कई बच्चों ने अपने ऑनलाइन दोस्तों को अलविदा संदेश भी भेजे। सरकार का कहना है कि ये कदम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जरूरी है। It's the Prime Minister here, and I want to speak to you directly about something very important. From December 10, if you're under 16, you're no longer allowed to have a social media account. You'll know better than anyone what it's like growing up with algorithms, endless speeds, and the pressure that can come with that. That's why we've taken this step to support you. If you have questions, by all means, reach out. Talk to your parents, your teachers, and your friends. And if you feel like you need more support, Headspace and Kids Helpline is there to assist. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक साहसिक कदम उठाया है। उधर तमिलनाडु में खेले जा रहे पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना अर्जेंटीना से होगा। पिछले 2 विश्व कप में चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम को उन गलतियों को दोहराने से बचना होगा जो उससे सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन जर्मनी के खिलाफ की और 1-5 से पराजय झेलनी पड़ी। अर्जेंटीना के कोरिया ब्रूनो टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं और 6 गोल कर चुके हैं। 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना ने 2021 में फाइनल में जर्मनी को 4-2 से हराकर खिताब जीता था। भुवनेश्वर में 2021 में और कुआलालंपुर में 2023 में हुए जूनियर विश्व कप में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही थी। यूएफा चैंपियंस लीग में लिवरपूल ने इंटर मिलान के खिलाफ 1-0 की अहम जीत हासिल की। लिवरपूल की ओर से एकमात्र गोल पेनल्टी के जरिए आया जिसे डोमिनिक ने किया। हालांकि इस मैच पर सबसे ज्यादा असर मोहम्मद सालाह के ना खेलने की बातों का दिखा। गौरतलब है कि मोहम्मद सालाह ने हाल ही में लिवरपूल क्लब और टीम के कोच के खिलाफ बयान दिया था, जिसके चलते लिवरपूल फैंस में सालाह के प्रति नाराजगी नजर आई। यूएफा चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट की टीम को 2-1 से हरा दिया। बार्सिलोना की ओर से जूल्स कॉन्डे ने मैच में 2 गोल करने में सफलता हासिल की। इस जीत के बाद बार्सा की टीम ने प्रतियोगिता के अंतिम 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीद को जिंदा रखा। हालांकि इस मैच में बार्सिलोना की ओर से कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया गया है और टीम ने गोल के कई मौके गंवाए भी। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।